कैसा बच्चा था? तो लास्ट लेक्चर हम लोग देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 5। कोई बात नहीं, अगर जेईई मेंस जनवरी शिफ्ट खराब हुआ, हम लोग मेहनत करेंगे, 10 पेपर आराम से बनाएंगे और जेईई मेंस अप्रैल शिफ्ट को बेहतर से बेहतरीन करेंगे। बस मेहनत कंटिन्यू करते रहना है। अगर आप पूरे 10 लेक्चर को देखिएगा और एग्जाम टाइम अप्रैल से पहले एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो इससे आपका फिजिक्स में 80+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बकवास खत्म करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर पढ़ लिया। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायटोमिक आइडियल गैस है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 1। एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है। पहले प्रोसेस आइसोथर्मल है, दूसरा प्रोसेस एडियाबेटिक है। इनिशियल वॉल्यूम V से 2V लेकर के गए हैं। एडियाबेटिक का इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसमें भी V से 2V लेकर के गए हैं। लगता है पूरा डेटा नहीं लिखा पाया। इफ द गैस अंडरगो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेंशन एडियाबेटिकली, एग्जैक्टली वॉल्यूम कहां से कहां लेकर के गए? V से 2V। मतलब यहां भी इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 2V है। वर्क डन सेम हो रहा है दोनों में, यहां भी W यहां भी W। यहां टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, एडियाबेटिक है, यहां फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये पूछ रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। दोनों में लगाते हैं। अगर प्रोसेस 1 में लगाएं तो आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U क्या होता है? 0, क्योंकि डेल्टा T 0 होता है। तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा W, डेल्टा Q बराबर डेल्टा W, जो कि वर्क डन W दिया हुआ है। डेल्टा W क्या होगा भाई? डेल्टा Q क्या होगा? डेल्टा Q डेल्टा W के बराबर, और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू nRT ln VF बाई VI। कहां से आया? तो फिर से जाकर पढ़ो, फॉर्मूला देखो। इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इज nRT ln VF बाई VI। n कितना है 1, r को r लिखते हैं, t कितना है 27, लेकिन सेल्सियस में नहीं, किसमें? केल्विन में, है ना। बुलाती है मगर जाने का नहीं। सेल्सियस बार बार बुलाएगी, जाना नहीं है। करना क्या है? बार बार इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। तो यहां पुट करेंगे R इंटू 300 ln VF कितना दिया हुआ है 2V और VI कितना है V, काट दो, ये कितना हो गया 300 R ln 2। अच्छा, इसलिए ln 2 का वैल्यू दिया हुआ है, ये बेसिकली ln 2 है। बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? डेल्टा Q, और ये क्या हो गया? वर्क डन के बराबर हो गया। यही वर्क डन तो यहां भी है W, लेकिन ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा Q क्या होता है? डेल्टा Q 0 होता है। हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंज 0। इट मींस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू विल गेट डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W। इधर भेज देंगे ना, एक्सपेंशन है। तो हमारे में फिजिक्स में वर्क डन बाय द गैस लेते हैं, इसलिए एक्सपेंशन में पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। केमिस्ट्री में डेल्टा Q बराबर डेल्टा U माइनस डेल्टा W लेते हैं, क्योंकि वहां वर्क डन ऑन द गैस लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इधर वर्क डन पॉजिटिव है तो इधर वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो डेल्टा U क्या हो गया? माइनस डेल्टा W। वर्क डन कितना है? वर्क डन 300। डेल्टा U क्या होता है इसमें? एडियाबेटिक प्रोसेस, कोई सा भी प्रोसेस हो सर, डेल्टा U तो प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करता। डेल्टा U इज इक्वल टू F बाई 2 NR डेल्टा T। F डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 5। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। कोई नहीं, पुट कर लेते हैं। डेल्टा T कितना? डेल्टा T वही तो है, पता करना। इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, याद रखना टेम्परेचर को केल्विन में हमेशा पुट करना है। आंसर सेल्सियस मांग रहा है, फिर चेंज करेंगे। तो डेल्टा U हो गया F बाई 2 5 बाई 2 NR डेल्टा T माइनस 300 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W माइनस ऑफ 300 R ln 2। R ने R को मार दिया, 5 से 6 30। T माइनस 300 इज इक्वल टू, गलती नहीं हो, नहीं फाइनल, फाइनल से इनिशियल सही, 2 इधर जाएगा, माइनस 120 ln 2। ln 2 की वैल्यू 0.693, अप्रोक्सीमेटली 0.7 पकड़ सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से। माइनस 120 इंटू 0.7 मतलब 7 दूनी 14 के 4, हाथ मेरा 1, 7 कम 7 1 8, माइनस 84 केल्विन। तो यहां से T की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 84, मतलब 216 केल्विन। 216 केल्विन, 300 उधर जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा 216। बट हमसे आंसर पूछ रहा है डिग्री सेल्सियस में, मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को डिग्री सेल्सियस में। हम जानते हैं T इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 216।
यही होता है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन, ये केल्विन में है। तो 3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 216 माइनस 273, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5, अरे यार 56 या 57 डिग्री, 57, 77, गलती हुआ क्या, 273, 216, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, 7 6 13, सही तो है कहे, और 5 में से 6 में से 1 गया 5, 57 डिग्री, माइनस 57 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन चेक कर ले, वैसे भी क्लोज टू पूछ रहा था, तो एक ही ऑप्शन है -56 वाला, तो क्या मार देंगे, -56 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहां पर हमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया था 0.693 को 0.7। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बस इसमें क्या मालूम होना चाहिए था अपने को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बार बार हर एक शिफ्ट में एक ही बात बोलते हुए आ रहे हैं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। चलो देख ले क्वेश्चन नंबर 2। एनएलएम और काइनेमेटिक्स मिला करके छोटा सा सवाल दिया है, बहुत छोटा सा सवाल है, बस इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का था। सर इसको धरती माता mg से खींचती हैं, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल होता है थीटा, ये होता है mg cos थीटा, और ये होता है mg sin थीटा। सर ये क्या करेगा, ये नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, ये क्या करेगा, एक्सेलरेशन देगा, किसमें, अलोंग द इंक्लाइन। क्या देगा, एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन यह कह रहा था कि ब्लॉक को अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फेंक दिया गया, मोमेंटम नीचे था, वो सब अपनी जगह पर है, t = 0 पर हुआ क्या, ब्लॉक को ऊपर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फेंक दिया गया u इनिशियल वेलोसिटी से। पूछ रहा था कितनी डिस्टेंस चलने के बाद या डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम होगा, क्योंकि अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन चलेगी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं कि अगर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होती है। 9वीं क्लास 7वीं क्लास की तो चीज है। बढ़िया 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 बढ़िया। सर u जो है ना, अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, तो u जो है वो प्लस u है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। सर a जो है ना, वो a अलोंग द इंक्लाइन प्लेन माइनस जी साइन थीटा है। ये कहां से आया, अरे भाई mg साइन थीटा बराबर m में, f बराबर m में, m ने m को मारा, a = g साइन थीटा। जाहिर सी बात है ऊपर जा रहा है और नीचे लग रहा है, तो a = माइनस जी साइन थीटा, v 0। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, we can use the three equation of motion, that is v square is equal to u square plus 2as. Then use v square is equal to u square plus 2as. v is 0, u is plus u, तो u का स्क्वायर, a is 2 into a is minus g sin theta into s। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 2g sin theta into s is equal to u square, s is equal to u square by 2g sin theta। ये 2g है, 2g स्कैम नहीं है, आइए देख ले भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नीचे में 2g sin थीटा नहीं है। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन है, फालतू क्या काम करता है भाई, कम से कम क्वेश्चन तो सही दे, ऑप्शंस तो सही दे। इतना टाइम लेता है, पूरे साल में एक पेपर दिलवा रहा है। जिस बच्चे को मिला वो बच्चा अगर इसी टाइम में 3-4 बार टाइम दे दिया तो उसका चला गया, ये फेयर एग्जामिनेशन हुआ। ठीक है, u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा कोई भी ऑप्शन में नहीं है। कोई भी ऑप्शन में अगर नहीं है तो हमको लगता है ये क्या होना चाहिए, ये बोनस होना चाहिए। अब बच्चों देखो एक बात ध्यान से समझ लो भाई, होता क्या है कि ये पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस को बोनस कर देते हैं और इतने सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस या क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। इसलिए याद रखना, किसी भी एक में फंस के रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक क्वेश्चन में फंसना नहीं है भाई। 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, किसी भी एक के साथ फंस के रहने की ज़रूरत नहीं है। आया तो आया, नहीं आया तो गुड बाय, अगली की तरफ ट्राई मारते हैं भाई। टोटल 75 क्वेश्चन है, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन है, ट्राई तो कर, हो जाएगा।
ठीक, तो अगर ना बने या ऑप्शंस ना मैच करे तो पैनिक मोड में मत जाना। तुमको पता है कि तुम सही हो, लेकिन अगला व्यक्ति सही है या नहीं है ये तुमको मालूम नहीं है, और उस 3 घंटे में तुम किसी को जज करने के लिए नहीं बैठे हो। इसलिए आराम से अगर क्वेश्चंस को ऑप्शंस ना मैच हो, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। देख रहे हो बोनस, इतना आसान सा क्वेश्चन बच्चा कौन बहुआ बना देगा, यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा, और कोई ऑप्शन नहीं दिया भाई। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए। अगेन ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि एक मोनोटॉनिक गैस है जिसका इंटरनल एनर्जी 3nRT। 3nRT ना लिख करके इसको 3nR डेल्टा टी लिखना चाहिए था, बट ठीक है, माफ कर देते हैं इसको। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, हीलियम गैस जो कि मोनोटॉनिक है, एक सिलेंडर में है, जिस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको हीट किया जा रहा है स्लोली स्लोली, कितना 126 जूल हीटेड स्लोली। टेम्परेचर कितना राइज किया बाई 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस नहीं, बाई मतलब चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है। इसको अगर बोले तो ये डेल्टा टी दे रखा है, और इसको लिखना चाहिए था 3nR डेल्टा टी, कोई बात नहीं। द डिस्टेंस मूव्ड बाई पिस्टन पूछ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵ पास्कल। सबसे पहले हीटेड स्लोली, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स है, तो इंटरनल प्रेशर पी गैस इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। बुझो छो, ठीक बा। ये डेल्टा टी है 4। अब अपना बुद्धि लगा करके डेल्टा यू 3/2 nR डेल्टा टी मत करने लगना, वो पहले ही दे चुका है u 3nRT, तो यही यूज कर लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। हमको कैसे पता चला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है? क्योंकि डेल्टा Q दिया हुआ है, डेल्टा U दिया हुआ है, डेल्टा W से P डेल्टा V करेंगे तो एरिया दिया हुआ है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना मूव किया, कितना मूव किया पिस्टन। तो डेल्टा Q है सर 126, डेल्टा U है 3, एन कितना है 1, आर कितना होता है 8.314, हम 8.3 ही ले रहे हैं एन आर। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना है, डेल्टा 4। सर डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कीजिए ना। अरे चेंज इन डिग्री सेल्सियस और चेंज इन केल्विन बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों का जो रेफरेंस लाइन होता है ना वो 100 का होता है। 0 इज LFP डिग्री सेल्सियस एंड UFP इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। LFP in Kelvin is 273.15 एंड UFP is 373.15, मतलब 273 और 373, तो दोनों का स्केल 100 का है, इसलिए दोनों का चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है। लेकिन उसमें नहीं होता फ़ारेनहाइट में, क्योंकि एक में 32 होता है LFP, जानते हैं ना, और UFP क्या होता है 100 नहीं 212 होता है, ठीक है। 318.3 3nR डेल्टा टी कितना है 4, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 4, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम। प्लस वर्क डन सर प्रेशर क्या हो जाएगा? ये प्रेशर क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट प्रेशर है, इंटरनल फोर्स और बाहर फोर्स बराबर है, तभी तो स्लोली जा रहा है। स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन जीरो का मतलब एफ नेट जीरो कहने का मतलब एफ इंटरनल इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, क्योंकि एरिया बराबर है तो डिवाइडेड बाई एरिया, तो पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। बुझ लो, एफ प्रेशर इंटू एरिया को लिखो ना पूरा, एरिया 17 सेंटीमीटर मतलब 17 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, कन्वर्ट कर लिया 8.314 जूल में लिखा है हमने। तो फिर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यही एक तो निकालना, बाकी सब तो गिवन है। बहुत बढ़िया, मतलब 126 इज इक्वल टू कटेगा 3 तिहाई 9 8 तिहाई 24, 24.9 इंटू 4 प्लस 5 4, एक बचेगा 170x। गलती ना हो नहीं होगा, सही। 9 चौके 36 के 6, हाथ मेरा 3, 4 चौके 16 17 18 19 के 9, हाथ मेरा 1, 4 दूनी 8 1 9.6 इज इक्वल टू 126 प्लस 170x। किसे पूछ रहा है? अच्छा सेंटीमीटर में पूछ रहा है, ठीक। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 26.4
डिवाइडेड बाई 170 इज इक्वल टू एक्स। किस में पूछ रहा है सर? सेंटीमीटर में। ये किस में आया है? मीटर में। कन्वर्ट किया था ना मीटर स्क्वायर में। इसका मतलब x इज इक्वल टू 26.4 डिवाइडेड बाई 170 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर। 0 0। इस सबका ख्याल रखना किस में पूछ रहा है। इतना मेहनत करने के बाद तुमको कहीं -5 ना मिल जाए। कितना हो गया? 264 डिवाइडेड बाई 17 आ जाएगा। इसको डिवाइड देते हैं, डिवाइड देंगे तो क्या होगा? 17 264, 17 एकम 17, कितना हो जाएगा? 18 19 20, ये 16 में से 7 गया, 16 में 7 गया 9, कटकुट 4। अब 17 25, 7 5 35 के 5, हाथ में रहा 3, अब 5 एकम 5, 6 7 8, 8 और ये कितना हो जाएगा? 14 5 9, पॉइंट दे दिया 0, और फिर से हो जाएगा 5 बार में 85, और ये 15.5 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 15.5 सेंटीमीटर, मतलब ये होगा 15.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ओहो हो, बहुत क्लोज ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1.2 मत मार देना, 1.55। अब आराम से देख लो, 15.5 15.5 15.5। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ये इलेक्ट्रोस्टैट का डाइपोल का सवाल है। बस इसमें क्या है ना कि ऑप्शंस इस तरीके से दिया हुआ है कि थोड़ा भी अगर कैलकुलेशन एरर हुआ तो आपका पूरा का पूरा मेहनत जो है वो बेकार चला जाएगा। तो हम आपके मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और लॉजिकली करेंगे। देखना कैसे कि कैलकुलेशन एरर ना हो। पूछ क्या रहा है? एक डाइपोल है बी, एक डाइपोल है ए। डाइपोल क्या होता है? टू unlike charges of equal magnitude placed very close to each other makes a system which is called a dipole। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है p, जो qd के बराबर होता है। बोल रहा है ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है। अब मिडिल पॉइंट है p, ये डाइपोल ऐसे है, ये डाइपोल ऐसे है। इस मिडिल पॉइंट p पर जो 80 सेंटीमीटर दूरी है दोनों के बीच का, इससे 40 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर दूरी है, 40 40 दिया हुआ है। इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। हम गलती नहीं होने देंगे, इसको हम मान लेंगे q। क्या मान लेंगे? Q। और ये तो आपका L है ही है, इसको मान लेते हैं, ठीक है L है। ये कितना बन जाएगा? Q2। ये बन जाएगा 2Q। ये क्या बन जाएगा? 2Q। तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट का बात करें QL, बाद में यूनिट के साथ पुट करेंगे P1 या PA कह दे रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट PB जो हो जाएगा वो 2QL हो जाएगा। 2QL हो जाएगा, बाद में यूनिट के साथ पुट करेंगे। बस सिंसियरली हम सिर्फ वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। मतलब ये अगर P है तो ये हो जाएगा 2P। ये P है तो ये क्या हो जाएगा? 2P। अब इसके लिए B के लिए ये पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है? ये B के लिए ये पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट, और इसके लिए A के लिए ये पॉइंट है एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट इस लाइन में होगा, और उसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इज बी डाइपोल इज 2kp बाई आर क्यूब। आर ये है, इसको आर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, kp√3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई आर क्यूब। यहां पर थीटा क्या है? 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा? 90 है, हाँ थीटा 90 है। थीटा यहाँ है 0 और वहाँ है 90, तो 90 के लिए kp बाई आर क्यूब होगा ना। 2kp क्यों लिख दिया हमने? kp बाई आर क्यूब होगा जी। तो b की वजह से क्या हो गया? kp बाई आर क्यूब, pb बाई आर क्यूब। थीटा 90 पुट कीजिएगा तो kp बाई आर क्यूब। और इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अलोंग द डाइपोल मोमेंट होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो EA की वैल्यू होगी 2kPA बाई आर क्यूब। आर दोनों के लिए सेम है। अब देखो एक्सेल के लिए थीटा 0 का मतलब हो गया cos 0 1 3 1 4 4√2 2kp बाई आर क्यूब। सही लिखा। ये kpp बाई आर क्यूब और ये 2kPA बाई आर क्यूब। pb कितना है? pb को क्या माना है? pb को माना है 2p, तो 2kp बाई आर क्यूब। pa कितना है? pa कितना है? p,
तो लिखेंगे 2kp/r³। अरे सर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम मैग्नीट्यूड का आया, मतलब अगर इसको E पकड़ ले तो ये भी क्या है E, मतलब वहां पर उस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये E, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिमांड कर रहा है, तो E नेट जो होगा वो √2E के बराबर होगा, √2E के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, मतलब √2E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू कितना, 2kp/r³। अब सारी वैल्यूज आराम आराम से यूनिट्स के साथ पुट करेंगे। √2, अच्छा इधर नहीं करते हैं, इधर कर लेते हैं, √2 इंटू 2 इंटू के 9 इंटू 10⁹ p q इंटू l, q 2 माइक्रोकुलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकुलम, l 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर। सारी ऐसा यूनिट सपोर्ट करना है ना, तो ये हो गया आपका ऊपर का r³ r³ कहने का मतलब 40 सेंटीमीटर का क्यूब, तो 40 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है। तो 1 2 1 2 3 3, गलती ना हो 2 दूनी 4, 1 4 चला गया, 9 वैसे ही रह जाएगा, 4 चौके 16 बच जाएगा, गलती नहीं है, नहीं है, सही। तो 9√2 डिवाइडेड बाई 16 इंटू, अब गलती ना हो, 10⁹9 इंटू 10⁻⁻6 -2 -8 1 2 3 इंटू 10⁻3, ये ऊपर जाएगा 10⁻3, 3 9 10 11 12, अच्छा बढ़िया से लिखते हैं 9√2/16। अब इतना मेहनत करनी है भाई तो +4 लेके ही जाते हैं, इंटू 10⁻9 12 -8, 12 -8 5 नहीं 4, तो 9√2/16 इंटू 10⁻4। अब ये जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को हम मार देंगे बिना संकोच के, 9√2/16 इंटू 10⁻4, 10⁻4 फिर से मिला ले, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, 1 नहीं मार देंगे, देखो ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन को हम लोग आसान बना दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप भी अपने शिफ्ट में कैलकुलेटिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसान बनाएंगे और सारे क्वेश्चंस बना करके आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 EMI का क्वेश्चन है, रीड कीजिए आराम से, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मालूम होना चाहिए। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज इक्वल टू d∅dt। ऑफ कोर्स माइनस होता है, बट हम माइनस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि माइनस डायरेक्शन बताता है लेंस लॉ के एतबार से। क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक स्क्वायर लूप, एक सर्कुलर लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला में है, 0.2 टेस्ला में, परपेंडिकुलर टू प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्क्वायर लूप में, कितनी देर में, 0.5 सेकेंड में। तो होगा क्या, फ्लक्स चेंज करेगी। क्यों फ्लक्स चेंज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, चेंज करेगी, इसलिए चेंज करेगी, एरिया बदल रहा है। क्या बदल रहा है, एरिया बदल रहा है। एरिया बदलेगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, क्योंकि फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। बढ़िया, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो या एरिया चेंज करो या दोनों के बीच का एंगल चेंज करो, बेसिकली 5b.a होता है, ठीक है। तो अगर फ्लक्स चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d∅dt मेरा क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सर, ये अगर देखा जाए तो ये जो बना हुआ है वो 2πr लेंथ से बना हुआ है, और ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है, अगर इसकी साइड, एक साइड को अगर a मान ले तो 4a से बना हुआ है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 2 पाई का मान 22/7, r का मान 14 इज इक्वल टू 4 इंटू a, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 4, a का मान आ गया 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 2πr, अच्छा 14 है नहीं 7 है जी, ये 7 है, ये 14 का है लिख रहा है। तो यहां से 4, यहां से 11 बार में कट जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया 11 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। बढ़िया, इसके एरिया की बात करें, उसको एरिया इनिशियल कह दें, दैट इज πr², एरिया ऑफ सर्कल इज πr², तो 22/7 इंटू r का स्क्वायर 7 गुना 7, सब सेंटीमीटर में रख रहे हैं, रख लेंगे, फिर हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, 7 7 बस ध्यान में रखेंगे, किसमें रखना है, सेंटीमीटर में रखना है। तो हो गया 7 दूनी 14 का 4, हाथ पर 1, 7 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
द फाइनल एरिया इज साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर 11 11 is 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. द चेंज इन एरिया इज फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल और फाइनल माइनस इनिशियल. वी जस्ट वांट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ. मैग्नीट्यूड डिमांड कर रहा है ना, हाँ मैग्नीट्यूड डिमांड कर रहा है, वो भी मिली वोल्ट में. बढ़िया, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. 54 और 121 घटा दे, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 2 5, बहुत बढ़िया. 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट मीन्स 33 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर. -4 मीटर स्क्वायर. ध्यान रखेंगे, कहीं ध्यान इधर उधर भटकाएंगे नहीं भाई, जीवन अटकी है इसमें. तो ईएमएफ क्या हो जाएगा सर? डी फाई बाई डी टी. डी फाई कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटू चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई टाइम. मैग्नेटिक, यही हो गया डी फाई बाई डी टी. मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.2 टेस्ला. तो 0.2 टेस्ला इंटू एरिया कौन सा? 33 इंटू 10 पे पावर -4 डिवाइडेड बाई 0.5. पॉइंट चला गया, ये 3 दूना 6, 66 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 पे पावर -4 वोल्ट. मिली वोल्ट में ध्यान रखें. 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 1 5 दूना 10, 13.2 इंटू 10 पे पावर -4 वोल्ट. अब यहां पर आने के बाद हड़बड़ाना नहीं है, ठीक. -4 -3 करना, तो 1.32 इंटू हटा दो, 10 पर -3 है तो उसको मिली वोल्ट लिख दो, मतलब 1.32 मिली वोल्ट. अब हड़बड़ाएंगे नहीं क्योंकि 13.2 भी है और 1.32 भी है. ऑप्शन चेक करेंगे, 13.2 भी है, 1.32 भी है. ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है. फिर से चेक कर ले, 1.32, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. तो हम क्या मार देंगे? ऑप्शन नंबर 4 और +4 नंबर लेकर के घर चल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6 काइनेमेटिक्स का सवाल है. कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी पहले आ चुका है, ठीक है. आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है t = 0 पर यहां पर एक पार्टिकल है, पॉइंट p एक पार्टिकल है, और t = 0 उसी समय पर a पॉइंट पर एक पार्टिकल है q. s पॉइंट पर पार्टिकल है p और a पॉइंट पर पार्टिकल है q. इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, इसके पास भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v है. बाकी v डैश होगी कुछ वेलोसिटी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो v है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? v है. बढ़िया. फ्रिक्शनलेस सरफेस है. रिलेशन बोल रहा है TP और TQ, मतलब यहां से यहां तक जाने में अगर इसको टाइम लगता है TQ, इस पार्टिकल को टाइम लगेगा TQ, और इसको यहां से यहां तक जाने में अगर टाइम लगता है TP, तो वही TP और TQ में रिलेशन अपने को पूछ रहा है. बहुत बढ़िया. अब देखिए, A to B वाले पाथ में अगर एनालाइज किया जाए, A to B वाले पाथ में, तो Vx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है. x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है. अगर x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब v जो है वो कांस्टेंट होगी. अगला, अगर हम इस SCB की बात करें, SCB की बात करें, तो उस पाथ में भी अगर फोर्सेस आप देखेंगे, मान लीजिए कि इस पूरे पाथ में फोर्स देखा जाए, तो इस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है नीचे mg cos थीटा, mg sin थीटा, और नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा, मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. ये नॉर्मल बड़ा होगा इससे, और ये जो है वो इसको नीचे एक्सेलरेट करा के लाएगा. लेकिन कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है. कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है. अब बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है? सर, अगर हम ऐसा कर लें और इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है और ये mg है, तो नॉर्मल का कंपोनेंट अगर तोड़ लें और बोले ये वाला फोर्स, अगर ये थीटा है तो ये n sin थीटा और ये n cos थीटा, ये n sin थीटा mg को बैलेंस करेगा, और n cos थीटा तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन दे रहा है. ऐसा नहीं करते भाई. क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर n sin थीटा mg को बैलेंस कर लिया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे रहा, तो ये नीचे फिर कौन लेकर के आया इसको? समझ रहे हो? ये नीचे एक्सेलरेटेड है ना, तो इसको फिर इस पाथ में नीचे कौन लेकर के आया?
इसलिए अपने एतबार से कंपोनेंट नहीं तोड़ते हैं फोर्स का कंपोनेंट उसी एक्सिस के अलॉन्ग तोड़ते हैं जिस एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी का एक्सेलरेशन है। मतलब ये वाला कंपोनेंट तोड़ना गलत है और लॉजिक सोचना गलत है। तो कैसे तोड़ेंगे सर, बताते हैं ना कैसे तोड़ेंगे। क्यों वैसे तोड़ेंगे, अरे वो भी बताते हैं क्यों वैसे तोड़ेंगे। पहले देख लो, मान लो ये सरफेस है, यहां पर तुम्हारा पार्टिकल है, कहीं पर भी पकड़ लो, ये है नॉर्मल, ये है mg। नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं टूटेगा इस केस में। क्यों, क्योंकि सर इस लाइन के अलोंग मोशन है, तो एक्सिस ये बन गई x। तो अगर x ये बन गई तो y तो आ जाए। अरे y ऐसे नहीं होगा, अगर x ये बन गई तो y x के परपेंडिकुलर होगा। ये टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर, इसके अलोंग नॉर्मल। तो अब mg का कंपोनेंट टूटेगा। mg अगर ये एंगल है थीटा तो mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा। मतलब इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो है, इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो है। मतलब हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी जो है वो इस पार्टिकल की भी vx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, vx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए ये v की वजह से डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये वाला लेंथ कितना होगा इसमें बेटा, ये लेंथ कितना होगा r cos 45, r cos 45, cos 45 r बाई रूट टू और r बाई रूट टू प्लस r। मतलब स्पीड डिस्टेंस ऑफ p इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम ऑफ p, पार्टिकल p का टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड r प्लस r बाई रूट टू बाई v। एक्स होता ही ट्रैवल कर रहा है, बहुत बढ़िया सर। तो r कॉमन ले लो ना, ले ले भाई, रूट टू प्लस वन बाई रूट टू बाई वी। सर r बाई वी क्या है, r बाई वी क्या है, इसमें अगर देखें a टू b में तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2r, मतलब tq जो हो गया है वो 2r बाई वी हो गया है। मतलब r बाई वी जो है वो tq बाई 2 है। इट मीन्स tq बाई 2 इंटू 1 रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू टीपी। ठीक है, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलती नहीं किया ना, नहीं किया गलती। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू 1.4 प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कर लेते हैं रूट टू प्लस 1 वाले को, बड़ा गंदा कर दिया। 1.4 प्लस 1 मतलब 1.5, 2.5 डिवाइडेड बाई 1.4, पॉइंट हटा दें, 14/25, 14/25 को डिवाइड दे दो, 14 एकम 14, 14 14 14 14 14 6 5 11 पॉइंट दिया, 0 8 बार में, 8 कम 8 8 चौक 32, 7 बार में, 7 कम 7 7 चौक 28, 7 बार में, 7 कम 7 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 कम 7 2 9, 8 बार में नहीं जाएगा। ठीक है, 1.7 के आसपास, मतलब 1.7 बाई 2 इंटू टी क्यू। 1.7 बाई 2 मतलब टी पी इज इक्वल टू 0.2816 और 2.85 टी क्यू। गलती नहीं किए होंगे तब, हाँ सही किए होंगे, गलत नहीं किए होंगे। ठीक है, मतलब टीपी जो है वो टीक्यू से छोटा है, टीपी जो है वो टीक्यू से छोटा है, क्योंकि ये टीपी 0.85 टाइम्स टीक्यू है। 0.85 टाइम्स क्या है, टीक्यू। मतलब टीपी छोटा है टीक्यू से, टीपी छोटा है टीक्यू से। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। और टीपी इज ग्रेटर देन 1.25 टाइम टीक्यू, ना टीपी तो 0.85 टीक्यू है, बढ़िया, बराबर भी नहीं है। टीपी छोटा है टीक्यू से, 2 होगा तो गुना कर देंगे तो इतना होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, ये बेसिक आइडिया था, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, रीड कीजिए आराम से। ठीक है, रीड कर लिया होगा। तो ये क्या कह रहा है, एक पैराशूटर, मतलब कोई पैराशूट लेकर के अपना कूद रहा है ऊपर से, उसका मर्जी। ठीक है, अब पैराशूट में छेद है कि नहीं अपने को पता नहीं। ठीक है, अब यहाँ से कूदा है, कूदने के बाद 2 सेकंड के बाद वो क्या करता है, अपने पैराशूट को खोल लेता है। कितना पैनिक मोड में है भाई, 2 ही सेकंड में खोल लिया, कोई बात नहीं, 2 सेकंड में खोल लिया। अब फिर वो डीएक्सेलरेट करने लगता है, -3 मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डीएक्सेलरेशन, तो हमने -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। जब 10 मीटर ऊपर हाइट रहता है उसका, तो उसकी स्पीड होती है 5 मीटर पर सेकंड। तो बोल रहा है ग्राउंड से कितने हाइट पर वो कूदा था।
तो अगर हम डिस्टेंस लिखें इसको S1 ये वाली दूरी, और इस वाली दूरी को हम लिखते हैं S2, और ये वाली दूरी हम लिखते हैं S3, तो हमको निकालना है S1 प्लस S2 प्लस S3। सर हमसे पूछा जा रहा है S1 प्लस S2 प्लस S3। सर S3 तो हमको पता है, S3 कितना है, दिया हुआ है 10 मीटर। सर S1 निकाल लेते हैं ना, कैसे निकालेंगे, फ्री फॉल हुआ है 2 सेकंड में, मतलब इसके दरमियान S1 में जो A की वैल्यू थी वो प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, क्योंकि G की वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो फ्री फॉल हुआ है, तो हम लिखेंगे S बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला कहां से, अरे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखे, यू जीरो है, यू जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो S1 का मान हो जाएगा हाफ 10 टी स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 ने 2 को मारा, S1 का मान 20, 20 और 10 30। ऑप्शन एक बार देख लें, तो ऑप्शन नंबर 3 तो पक्का कट गया, लेकिन एक ऑप्शन काटने से क्या होगा, सब निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। S2 निकाल लें। S2 के लिए यहां पर चाहिए वेलोसिटी। सर यहां पर वेलोसिटी को अगर u पकड़ लेते हैं तो इसके लिए अगर हम लगाएं, क्योंकि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम लगा सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी, इसको v मान लेते हैं ना, v बाद में पकड़ लेंगे u, तो v बराबर u कितना है 0 प्लस यहां से यहां तक लगाया है a इंटू टी, मतलब ये स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। सर इस समय यहां पर इसकी स्पीड नीचे है और 20 मीटर पर सेकेंड है, और कुछ समय के बाद उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होगी, जब उसका हाइट 10 मीटर होगा ग्राउंड से, किधर होगी, वो भी नीचे ही होगी अगर वेलोसिटी की बात करें तो, और एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर S2 के लिए बात की जाए तो हम लगा सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये u हो गया भाई इस पाथ के लिए, S2 के लिए। तो v कितना है 25, 5 बचा 25, u कितना है 4 चौका 100, नहीं गलती नहीं हो, फिर 2 दूनी 4, 400 प्लस नहीं -2 इंटू 3 इंटू S2। माइनस क्यों किए समझ में आया, माइनस इसलिए किए भाई क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन हो रहा है। 25 इधर जाएगा, 3 दूना 6, S2 इधर आ जाएगा, तो 6S2 इज इक्वल टू 25 मतलब 375, मतलब S2 इज इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाई 6। डिवाइड दे दे, अपने को तो नहीं आता डिवाइड देने, तू ही दे दे। 6 छक्का 36, 1 5, 6 दूना 12, 3 13 14 15, पॉइंट दिया 0, 6 25 30, दिखता होगा 62.5। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई, सर S2 भी आ गया, अब तो कैलकुलेट कर लीजिए 62.5। अब जोड़ दीजिए तीनों को, 6 7 8 9 90 2 2.5। अब कैलकुलेशन करने में गलती मत कर देना, 92.5 मीटर, 60 70 80 10 90.5, 92.5 मीटर, 92.5 है, 82.5 मत मार देना, आराम से कैलकुलेट करना, 10 को छोड़ मत देना। कोई बच्चा क्या सर हम 10 को भूल गए, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रख भाई। 92.5 दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सवाल है। रीड कर लीजिए, बढ़िया रीड कर लिया। अच्छा, बोल रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ EMW इन वैक्यूम एंड मीडियम, मतलब C/V हमसे पूछ रहा है, C/V हमसे पूछ रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, किसका, मीडियम का दिया हुआ है, म्यू नॉट हम जानते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। पहले के को समझ लेते हैं, के क्या होता है। इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 3, जहां इप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। म्यू परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सी की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज 1/√ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, और v की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√ऑफ म्यू इप्सिलॉन। ये जानते हैं हम लोग, सब लोग जानता है भाई, ये कौन नहीं जानता। C/V कहने का मतलब हो गया C/V इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट बाई v, तो 1 तो ऊपर चला जाएगा, √ऑफ म्यू इप्सिलॉन, तो √ऑफ म्यू बाई म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। म्यू बाई म्यू नॉट, म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 2 म्यू नॉट, तो 2 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3। म्यू नॉट चला गया, ये हो गया √6 is to 1। कितना आसान था रे,
√6:1, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट। कितना आसान सवाल था। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंडक्टर का सवाल है। बेसिकली इंडक्टर का नहीं है, इंडक्टर दिया हुआ है, ये ईएमआई का सवाल है। पढ़ लो, रीड कर लो, आजा देखते हैं। पॉज करके रीड कर लेना। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। लॉन्ग सोलेनॉइड इसलिए शब्द प्रयोग किया क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हम यूज कर सकते हैं। लेंथ दिया है R दिया हुआ, नंबर टर्न्स पर मिनट लेंथ दिया हुआ, करंट मूव इतना वैरी कर रहा है, ओमेगा दिया हुआ है। इसके अंदर में एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर कोएक्सियली है, मतलब एक्सिस दोनों का सेम है। कितनी स्पीड से जा रहा है लूप? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 10 सेंटीमीटर इनसाइड सोलेनॉइड। इन दोनों का कोई यूज नहीं है, सिर्फ लॉजिक ये है कि अगर 10 सेंटीमीटर इनसाइड द सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। एकदम एज पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, आप जानते हैं। और ये मेंस वो कंसीडर नहीं करती, मेंस अंदर लॉन्ग सोलेनॉइड जैसी लेके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। इन दोनों का यूज नहीं है अपने को। कोएक्सियली रेडियस दिया हुआ है। आरएमएस करंट पूछ रहा है इसमें, आरएमएस I0/√2। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। ये पूछ रहा है आरएमएस α/√2 माइक्रो एम्पियर है, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। एकदम आराम से चलेंगे, तब कोई टेंशन नहीं। मेरे को समझ में आ गया करना क्या है। फैराडेज लॉ लगाना है। ईएमएफ फ्लक्स चेंज कर रहा है, क्यों? करंट चेंज कर रहा है। करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, एरिया कांस्टेंट है। फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट भागेगा, करंट आएगा तो मेरे को IRMS आ जाएगा। यही लॉजिक लगाने का। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज μ0 n I। सबको भी ऐसे ही रखेंगे। B इज इक्वल टू μ0 n I कितना? 10 sin ओमेगा t। बाद में पुट करेंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अंदर टाइम वेरिंग है। अरे कांस्टेंट नहीं, मतलब अंदर में टाइम वेरिंग है, टाइम वेरिंग है। अगर फ्लक्स हम देखें किसमें? सर्कुलर लूप में। CL लिख देते हैं, सर्कुलर लूप, कैजुअल लीफ नहीं, सर्कुलर लूप। ये क्या आ जाएगा? B.A मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। दोनों कोएक्सियली है तो एंगल 90 डिग्री कह रहा है। ये कोएक्सियली कहने का मतलब हो गया कि एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री। एंगल क्या? 0 डिग्री। B और एरिया के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो एरिया कितना हो जाएगा? πr²। तो μ0 10 μ0 n sin ओमेगा टी को वैसे ही रहने देते। एरिया इज πr²। πr², 1 का स्क्वायर नहीं 100। क्यों? क्योंकि r हमने लिया 100 नहीं 1000 करेंगे ना। r लिया 1 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 मीटर। 1/100 मतलब 1/100 का स्क्वायर, 1/100 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इनटू साइन ओमेगा टी, मतलब फ्लक्स इन सर्कुलर लूप आ गया 1/1000 मतलब 10⁻³ μ0 n⁻, n की अगर वैल्यू पुट कर तो हो जाएगा, चल कर लेते हैं, n⁻ साइन ओमेगा टी। ठीक है। d∅/dt, d∅/dt EMF, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइनस होता है सर? अरे हाँ होता है माइनस, वो डायरेक्शन के लिए। अभी तो मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए। तो d∅/dt इज 10⁻³ μ0 n⁻ ओमेगा cos ओमेगा t। ओमेगा कितना? 1000। 1000 ने 1000 को मार दिया, 10⁻³ मतलब EMF जो आ गया वो आ गया μ0 n⁻ cos ओमेगा t। इस EMF के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट आएगा, लेकिन इस मैक्सिमम EMF इसका जो होगा ये होगा कि ये है E0, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट आएगा। मतलब Imax की बात करें तो Imax हो जाएगा μ0 n, सही तो, μ0 ni डिवाइडेड बाई μ0 ni डिवाइडेड बाई μ0 ni, क्यों? μ0 n डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 10। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। Imax आ गया। अब इसी को IRMS करेंगे तो Imax/√2। ठीक है, तो मतलब IRMS यहीं पर लिख देते हैं, Imax/√2/√2। अब कैलकुलेट करते हैं। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷। n कितना दे रखा है? 500 पाई डिवाइडेड बाई 10√2। 10 ने 10 को मार दिया यहां से। अच्छा ठीक है, 4 5 का 20, 5 का 20, 5 का 20 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁶, 0 7 -6 हो जाएगा, 5 का 20 बाई √2। 10⁻⁶
माइक्रो एम्पियर। अब देख, एक तो बेसिक चीज यूज करना है, पाई स्क्वायर, जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 9.8 के आसपास होता है। तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, तो पाई का स्क्वायर होता है 9.8। देखता कभी कभी कुछ चीजें जो है जो याद रहना अच्छी बातें हो जाती हैं और जल्दी से हमारा सवाल बन जाता है। तो 8 दूना 16 के 6, हाथ मेरा 1, 9 दूना 18 19, 196/√2 माइक्रो एम्पियर। कंपेयर करो, अल्फा इज 196, बट 196 ऑप्शन में नहीं है, 197 है और बाकी कोई है नहीं। हम वैसे भी पाई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए, तो अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 197। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 1 इज करेक्ट। कैलकुलेशन के ट्रैक में कभी नहीं पड़ना, आराम से बनाना, नंबर देके जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10, मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है, रीड कर लो आराम से। ठीक है, रीड कर लो। एक 14 kg का मास है जो रेस्ट पर एक्सप्लोड कर जाता है। एक्सप्लोजन में चाहे बॉम्ब एक्सप्लोजन हो, चाहे बुलेट और गन प्रॉब्लम हो, बुलेट और ब्लॉक प्रॉब्लम हो, ठीक है, या गन बुलेट प्रॉब्लम हो, इन सारे में मोमेंटम कंजर्व रहता है क्योंकि फोर्स इंपल्सिव लगती है, ये पता है आपने को। ठीक है, ये एक्सप्लोड कर जाता है 3 पार्टिकल में। ये दोनों सेम मास का है और ये अलग मास का है, इनका रेशियो दिया हुआ मास का। ठीक, इसका मास दिया हुआ 14 kg। आफ्टर एक्सप्लोजन जो सेम मास का है वो परपेंडिकुलर जाने लगता है, एक 18 से, दूसरा भी 18 से। तो अगले का स्पीड पूछ रहा है कितना होगा, स्पीड कितना होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, अपने को पता है। अब लॉजिक क्या लगाएंगे, इसका मास मान लेते हैं 2m, इसका मास भी 2m, तो इसका मास 3m, m 2 2 4 3 7, 7m इज इक्वल टू 14। भाई मास तो कहीं जाएगा नहीं ना, मास तो इन्हीं तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट मीन्स m इज इक्वल टू 2, सिर्फ m 2 लिखता है, m कितना आ गया 2, तो इसका मास हो गया 4 kg और इसका मास भी हो गया 4 kg और इसका मास हो गया 6 kg, 3 दूना 6 kg। अब अगर बात करें मोमेंटम की, तो ये जो जा रहा है इधर कितने से, mv से, mv ना लिखो, 18 मीटर पर सेकंड लिख देते हैं और इसका मास लिख देते हैं 4 kg, और ये भी जा रहा है 4 kg वाला ऊपर 18 मीटर पर सेकंड से। तो इन दोनों का जो मोमेंटम है, इधर मोमेंटम है p, इधर मोमेंटम है p, तो नेट मोमेंटम इधर हो जाएगा √2p, जहां p का मान है m इंटू v। ये भी p है mv, ये भी p है mv, ये √2p कैसे आया, a² + b² + 2ab cos 90, वेक्टर प्रोडक्ट, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो नेट मोमेंटम जो है इन दोनों का मिला करके वो इस डायरेक्शन में √2p है। p का वैल्यू है 18 चौका 18 18 36 दूना 72, मतलब ये हो गया नेट, p नेट जो है दोनों का मिला करके वो 72√2 है। अब यही मोमेंटम जो होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में 6 kg का होना चाहिए, तभी तो नेट मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम 0 है, इसलिए फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। अगर इसका 72√2 है, इन दोनों का मिलाकर के 4 kg का 72√2 है, तो इसका उतना ही होना चाहिए 4 नहीं 6v, ताकि 0 हो जाए, है ना। ये दोनों अगर ऐसे जा रहा मोमेंटम ऐसे आया, तो अगले का 6 kg का मोमेंटम ऐसे आना चाहिए ताकि नेट मोमेंटम क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 6v इज इक्वल टू 72√2, 6 एकम 6 6 दूनी 12, v का मान हो गया 12√2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 1। कितना आसान क्वेश्चन था, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन का, क्लास 7 8 9 का सवाल था। आराम से अगर बनाया, जैसे पता होना चाहिए कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर बॉम्ब एक्सप्लोजन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का सवाल है, किसका है, कैपेसिटर का है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रीड कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि एक बैटरी मान लेते हैं 20 वोल्ट की, उसको पहले कनेक्ट किए हैं, इस समय इसमें वैक्यूम या एयर है, और अभी इसमें माइका डाल दिया गया है, यहाँ पर एयर। माइका का थिकनेस कितना है, 2mm। माइका का डायरेक्ट्रिक बोल रहा है निकालने के लिए, अगर अभी चार्ज इसमें Q था और माइका डालने के बाद इसमें चार्ज जो है 25% बढ़ गया। 25% का बढ़ने का मतलब है
कि अगर 100 रुपया था तो 125 रुपया हो गया, 1 रुपया था तो 1.25 1.25 रुपीज हो गया। ठीक, 1.25 रुपया हो गया। तो यहां अगर Q की बात की जाए तो Q बराबर CV, Q बराबर CV। CV का मतलब हो गया इप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। अभी D जो है हम 5 mm पुट कर रहे हैं mm में, उधर भी mm में ही पुट करेंगे। तो इप्सिलॉन नॉट A बाई D लिख रहे हैं 5 इंटू V, बाकी सब सेम है, Q लिख दिया ऐसे ही। यहां जो 1.25 Q है दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C इंटू V, C डैश इंटू V। C डैश क्या होगा, जब भी इंसर्ट करते हैं कोई भी डाइलेक्ट्रिक तो कैपेसिटेंस, अगर एक डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C न्यू, जो कि यहां पर हमने C डैश लिया है, वो हो जाता है इप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, D माइनस T प्लस T बाई K। D दोनों के बीच का, प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, T थिकनेस ऑफ द माइका है या डाइलेक्ट्रिक है, T थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो C डैश की वैल्यू हो जाएगी इप्सिलॉन नॉट A बाई 5 माइनस 2 लिखा है यहाँ 3 प्लस T कितना है 2 डिवाइडेड बाई K। हमने यहाँ भी किस में डाला है, mm में डाला है, ताकि मिसमैच ना हो कैलकुलेशन में। तो इप्सिलॉन नॉट A V बाई 3 प्लस 2 बाई K इज इक्वल टू 1.25, 1.25 मतलब 125 बाई 100 Q है इप्सिलॉन नॉट A V बाई 5, इप्सिलॉन नॉट A V बाई 5, इप्सिलॉन नॉट A V, इप्सिलॉन नॉट A V, और कटेगा 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 50 125, 5 5 कट गया, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2 बाई के। 3 प्लस 2 बाई के इधर, 4 इधर, तो 3 प्लस 2 बाई के इज इक्वल टू 4, तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो 2 बाई के इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 2। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कितना आसान था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर 4 मेरा दिया हुआ है जो कि करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान सवाल। आपसे पूछ रहा है कौन सा पेयर ऑफ न्यूक्लियाई आइसोबार है, तो आपको पहले पता होना चाहिए, रीड कर लीजिए आराम से, चारों ऑप्शंस देख लीजिए। और अब देखिए आइसोबार का मतलब क्या होता है। आइसोबार, बार का मतलब है भार, हम ऐसे याद रखते हैं, बार का मतलब क्या है, भार। आइसोबार कहने का मतलब हुआ सेम भार, मतलब सेम मास। वैसा न्यूक्लियाई जिसके पास सेम मास होगा बट सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो वो क्या हो गया, आइसोबार कहलाएगा। आइसोटोप्स, वैसा न्यूक्लियाई, वैसा एटम्स जिसका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोटोप्स। आइसोटोन्स, वैसा एलिमेंट्स या वैसा एटम्स, एलिमेंट्स ही कहेंगे, जिसका ये आइसोटोन्स बोला ना, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा और बाकी सब डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां पर क्या आइसोबार की बात की जा रही है, आइसोबार का मतलब क्या हो गया, सेम मास हो गया, सेम मास नंबर। अब एलिमेंट को लिखने का तरीका कैसे होता है, न्यूक्लियस को लिखते कैसे हैं। अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियस X है तो उसको लिखते हैं X, ऊपर में लिखते हैं A और नीचे में लिखते हैं Z। हम कैसे याद रखते हैं, ऊपर से A नीचे B डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे तो Z तक पहुंचेंगे, इसलिए ऊपर A उसके बाद Z, नीचे A नहीं, ऊपर A नीचे Z। A जो है आपका वो मास नंबर है, A क्या है, मास नंबर, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। व्हाट इज मास नंबर एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर, हम आंसर तो तुरंत ला सकते हैं लेकिन हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। मास नंबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो मास नंबर A। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, A सेम होना चाहिए, किसका A सेम है, अच्छा H13 और He23, ऊपर में 3 दोनों मास नंबर दोनों का, हाइड्रोजन और हीलियम का सेम है। ये बेसिकली ये ट्रिटियम होता है ना, वही है शायद, हाँ ट्रिटियम है। तो ये दोनों सेम है, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है और ये हीलियम है। हाँ, हीलियम का भी आइसोटोप्स है, हीलियम में 4 होता है ना, 4 मास होता है, लेकिन 3 दिया, 3 ही दिया ना, 3 दिया। तो ये क्या हो गया आपका, ये दोनों का मास नंबर सेम, इसलिए ये दोनों आइसोबार है। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट। बस ये याद रहना चाहिए था आइसोबार होता क्या है।
हाय, क्वेश्चन नंबर 13 पोटेंशियोमीटर के साथ मिला करके एरर एंड मेजरमेंट का सवाल है, रीड कर लीजिए। ठीक है, कर लो आराम से। आइए, एक सेल 1 है जिसका बैलेंसिंग पॉइंट पोटेंशियोमीटर में 200 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। सेल 2 में बैलेंसिंग पॉइंट 150 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। दोनों का ईएमएफ हम निकाल सकते हैं आराम से। लिस्ट काउंट दिया हुआ है कि आप जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसमें मिनिमम कितना काउंट कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक, परसेंटेज एरर इन रेशियो ऑफ ईएमएफ पूछ रहा है, रेशियो ऑफ ईएमएफ में परसेंटेज एरर। तो रेशियो ऑफ ईएमएफ के लिए सबसे पहले E1 निकाल लेते हैं। अगर E1 की बात करें, इसको मान लेते हैं X1 और इसको मान लेते हैं X2। तो E1 की बात करें तो E1 होगा V/L इंटू X1, V/L इंटू X1। हम लोग जानते हैं ना, पोटेंशियोमीटर में से निकाला जाता है। V अप्लाइड वोल्टेज है और L लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर है, वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। E2 की वैल्यू हो जाएगी V/L इंटू X2। अब परसेंटेज एरर इन रेशियो ऑफ ईएमएफ, अगर रेशियो ऑफ ईएमएफ की बात करें E1/E2, E2/E1 मत कर देना, E1/E2 पूछ रहा है, E1/E2, तो ये हो जाएगा X1/X2 और यही मेरा क्या है, रेशियो है। और इसी रेशियो का एरर पूछ रहा है, परसेंटेज। इस रेशियो का अगर R मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, R, तो बेसिकली हमसे पूछ क्या रहा है, डेल्टा R/R इंटू 100। पहले क्वेश्चन समझ में आया, पूछ क्या रहा था, डिमांड क्या कर रहा था, चेंज इन दिस रेशियो डिवाइडेड बाय दिस रेशियो इनटू 100। ठीक, अब एरर एंड मेजरमेंट आएगा। एरर एंड मेजरमेंट क्या आएगा, इसका एरर निकालने का क्या होता है, ln टेकिंग लॉग बोथ साइड, ln R इज इक्वल टू ln X1 माइनस ln X2। माइनस से प्लस कर देंगे, ये पता है एरर हमेशा ऐड होता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यू विल गेट dr या डेल्टा R/R, डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा X1/X1 माइनस डेल्टा X2/X2। अब अपने आप से माइनस साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में। क्यों, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। डेल्टा R/R क्या पूछ रहा है, इंटू 100। डेल्टा X1 मतलब मिनिमम X1 कितना काउंट कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, ये बेसिकली डेल्टा X है। डेल्टा X2 कितना काउंट कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों में क्या है, 1 है। तो 1 बाई कितना सेंटीमीटर है, X1 सेंटीमीटर में ही पुट कर रहे हैं, 200 प्लस X2 1/150। बहुत बढ़िया, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 150 और 200 का, मतलब 50, 15 और 20 का ले लेते हैं। तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो 5 चौका 20, 3 प्लस 5 तिया 15 4 डिवाइडेड बाई 5 तिया 15 चौका 20, 15 चौका 60, 4 तिया 12 25 60, 600। ये आ गया मेरा इतना। इंटू 100 भी करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 100 करना है, इंटू 100 करना है। 0 0 0 0, 4 3 7, 7/6% क्या दिया है, अच्छा डिवाइड करके दिया है, तो कर लेते हैं 6 7, 6 1 6 1 0 पॉइंट, 6 1 6 4 0, 6 7 42, अप्रोक्सीमेटली 1.17% होना तो यही चाहिए। गलती कर दी क्या, ऑप्शन दिया ही नहीं है, बोनस होगा और क्या, दिया नहीं तो क्या होगा, बोनस। ये तो करता ही है बेवकूफ़ी, करना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा अफसोस होता है। वो जो बच्चा बेचारा मेहनत किया, अपना टाइम इसमें दे दिया, फिर उसको बोनस दे रहे हो। कोई बच्चा इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, दैट इज़ नॉट फेयर एग्जाम। फेयर एग्जाम होना चाहिए जिसमें सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिले। क्या जैसे नीट एग्जाम कंडक्ट कराती है वैसे हम जेईई मेंस वाले एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, एक दिन में पूरा एग्जाम नहीं ले सकते हैं। पूरे वो 24 25 लाख बच्चों का ले ले रहे हैं। आपको तो 14 13 14 15 लाख बच्चे रहते हैं, अभी 15.5 लाख हैं सेशन 2 के लिए। सेशन 1 में 13 साढ़े 13 लाख बच्चे थे, नहीं ले सकते हैं इतना, सब के लिए अलग अलग पेपर। उसके बाद फिर एरर, इतना ज़्यादा एरर के इस पेपर में कितना, एक और होता ना इसमें 2-3 लगता है कि आपने मिस्टेक कर दिया, नहीं होना चाहिए ऐसा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रीड कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है, क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसपे -9,0,0 और 9,0,0, -9 पर रखा हुआ है 7 माइक्रोकूलम और 9 पर रखा हुआ -2 माइक्रोकूलम, और बोल रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताना है कन्फिग्रेशन की। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ दे रखा है
कि ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो A/r²r है उसमें रखा हुआ है। ए का वैल्यू दे रखा है, पोटेंशियल इन्फिनिटी पर 0 दे रखा है। तो इसमें 3 पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कौन कौन? एक इन दोनों चार्ज के कन्फिग्रेशन का Q1 Q2/r, उसके साथ साथ -9 सेंटीमीटर यहां पर कोई पोटेंशियल होगा और 9 सेंटीमीटर यहां पर कोई पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों के पोटेंशियल के एतबार से Q इंटू वी और Q1 इंटू V1 और Q2 इंटू V2, ये 2 चीज आएगा, 3 आएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करेंगे? सबसे पहला चीज हम लोग जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पहले कॉन्फ़िगरेशन का निकाल लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी U1 की बात करें तो ये हो जाएगा K Q1 Q2/r। K कितना है? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है? 7 माइक्रोकुलम्ब। Q2 कितना है? -2 माइक्रोकुलम्ब। याद रखना है Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना है। बाई आर, आर का क्या साइन होगा? आर तो स्केलर है यहाँ पर, Q1 Q2 भी स्केलर है लेकिन इन दोनों को साइन के साथ पुट करना है। आर डिस्टेंस है दोनों के बीच का, 9 9 18 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, यूनिट्स एसआई में पुट करेंगे ना तभी ना आंसर आएगा जूल में। 6 देख लेते हैं कौन कौन कटेगा। 9 दूना 18, 18 कट गया, 2 चला गया, 2 चला गया, ये हो गया 4, 6 4 10 -1, मतलब ये हो जाएगा -0.7 जूल। ये एक एनर्जी आ गई। अब हमको क्या लाना है? यहां पर जो पोटेंशियल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी और यहां जो पोटेंशियल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो क्यों ना यहां पर पोटेंशियल निकाल लिया जाए। कैसे पोटेंशियल निकाला जाएगा? हमको पता है dv इज इक्वल टू -E.dr, dv इज इक्वल टू -E.dr, और बोल रहा है पोटेंशियल इन्फिनिटी पर 0 है। तो क्या हम कर सकते हैं dv का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी v एट इन्फिनिटी से v एट r इज इक्वल टू, माइनस का माइनस रहने देते हैं, A/r² इंटू dr। A/r² का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये क्या जाएगा? -A/r। ठीक है, कहां से ला रहे हैं भाई? तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल V इन्फिनिटी, और कहां ला रहे हैं? R पर ला रहे हैं। तो इन्फिनिटी से R और यहां V इन्फिनिटी से VR। तो V इन्फिनिटी क्या है? 0 है। VR को V मान लेते हैं। V इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट में 0, अपर लिमिट में A/r, तो A/r। ये पोटेंशियल आ गया प्लस A/r। ठीक है, अब अगर दोनों की एनर्जी की बात करें, U2 मान लेते हैं, इसकी एनर्जी पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग U2 मान ले, तो U2 हो जाएगा Q1 इंटू V। याद रखें Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना है। Q1 V का कहने का मतलब हुआ 7 इंटू 10⁻⁻6, और V कितना है? A/r। A है 9 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई R है 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻⁻2। अब -9 नहीं पुट कर देना, वो पोजीशन है -9। अगर पोजीशन वेक्टर लिखते तो -9 लिखते हैं। यहां R का मैग्नीट्यूड पुट करना है, Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना है। 9 9 चला गया, -2 ऊपर चला जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻7, तो U2 आ गया मेरा 70 जूल। U2 आया, U1 आया। एक और निकालना है। एक और क्या निकालना है? इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये दोनों चार्ज सिर्फ अपना नहीं ना कि दोनों चार्ज आकर कैसे रखा हुआ और उन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक एक्सटर्नल फील्ड में भी है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जो होगा उसके लिए भी इसकी एनर्जी अलग से आएगी Q इंटू वी, इसके लिए भी अलग से एनर्जी आएगी Q इंटू वी, और उसके साथ साथ इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन की भी एनर्जी आएगी। इसलिए हम क्या निकालेंगे? अब U3 निकालेंगे। U3 इसका निकालेंगे अकेला। U3 कितना हो जाएगा? Q2 इंटू वी। Q2 कितना है? -2 माइक्रोकुलम्ब। Q1 Q2 को साइन के साथ इंटू V A/r। A कितना है? 9 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई R। ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ लेकर के आए हैं? इन्फिनिटी से कहाँ लेकर के आए हैं? R पर लेकर के आए। R कितना? 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻2 मीटर। 9 9 कट गया, ये -2 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻7, तो वैल्यू आ गई -20 जूल। अब एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों एनर्जी को ऐड करेंगे,
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तीनों को ऐड कर दें, U1 प्लस U2 प्लस U3, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख के सिर्फ दिखला रहे हैं आपको, -0.7 प्लस 70 माइनस 20, तो 70 20 50 माइनस 0.7 विच इज 49.3 जूल। तो यहां आंसर होना चाहिए 49.3 जूल। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 49.3 जूल। आराम से टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस ध्यान रखेंगे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नहीं आएगा, यहां पर पोटेंशियल की वजह से भी आएगा और यहां पर पोटेंशियल की वजह से भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। करंट कैरिंग वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। रीड कर लीजिए। देखिए कुछ और चीज आपसे जानना चाह रहा है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स बेसिक्स कि सेंट्रॉइड आपको पता है कि नहीं। दिया हुआ क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड दिया हुआ है उसका, उसमें करंट बह रहा है 2 एम्पियर, म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रॉइड पर अल्फा इंटू 10⁻⁵ अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले सेंट्रॉइड समझ ले होता क्या है। अगर एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसमें अगर यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें और यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो इस बात इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्टर ही होगा। ये जो पॉइंट होती है ये होता है सेंट्रॉइड। ये क्या होता है? सेंट्रॉइड। अब हमको पता है सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड। अगर अब हम इसको हटा दें और इसको हटा दें और इसको हटा दें, तो हमको पता है ये 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। कितने ट्रायंगल में? 3 ट्रायंगल में। तो ये पूरा एंगल 360, तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। और यहां से अगर ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हम बना लेते हैं ट्रायंगल और कुछ डेटा निकाल लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल है और ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है, यहाँ से अगर हम ड्रॉ कर लें एक लाइन, तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। इस दूरी को अगर हम म्यू नॉट आई 4πd, डी होता है ना, डी पकड़ ले और ये दूरी कितना पकड़ ले? L/2। अगर पूरा लेंथ L है तब, मतलब इसको हम पकड़ ले रहे हैं L। ठीक, तो d का मान कितना होगा? तो cos 60 इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज में, बेस परपेंडिकुलर tan cot tan 60 लगाते हैं ना, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है, तो tan 60 कितना होगा? √3, मतलब d का मान आ जाएगा L/2√3। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। d का मान कितना है? d है L 4√3 बाई 2√3 L 4√3 d 2√3 2 2 जा 4, d का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। किसमें आया है? सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे, तो हर की वजह से डायरेक्शन देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। इसके वजह से अंदर, इसके वजह से अंदर, इसके वजह से अंदर। ठीक है, और सिमेट्री है, अगर एक की वजह से हम निकाल लिए, ये भी 120 डिग्री एंगल बना लेगा, डी वही होगा, इसका भी डी वही होगा, ये भी 120 डिग्री एंगल बनाएगा, इसका भी डी वही होगा, ये भी 120 डिग्री एंगल बनाएगा। तो क्यों ना एक की वजह से निकाल लें और तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो तीनों की वजह से आ जाएगा नेट, क्योंकि तीनों का डायरेक्शन सेम है। तो एक की वजह से अगर हम निकालें, अगर एक की वजह से हम निकालें, किसी भी एक को ले लेते हैं, नीचे वाले को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि करंट ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी मान लेते हैं, या P और Q मान लेते हैं, यहाँ P है और यहाँ Q है, B नहीं मारा क्योंकि B से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं हम। तो यहाँ से अगर ड्रॉ कर लें और यहाँ से ड्रॉ कर लें और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, परपेंडिकुलर दूरी D है, ये θ1 है, ये θ2 है, तो हम क्या लिखते हैं? B इज इक्वल टू, B एट पॉइंट O इज इक्वल टू μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। ये फॉर्मूला याद है, θ1 एंड θ2 आर इन अपोजिट सेंस। बढ़िया, θ1 भी 60 डिग्री है, θ2 भी 60 डिग्री है और दोनों अपोजिट सेंस में भी है। अगर सेम सेंस में होता तो आपको नेगेटिव लेना पड़ता। तो यहाँ कितना हो जाएगा? μ0I/4πd sin 60 2 sin 60 2 2 जा 4। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे। μ0 4π इंटू 10⁻⁻7 I 2 μ0 I/2πd 2πd 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। μ0 I/2πd 2πd sin 60 होता है √3/2। बढ़िया, ठीक है।
और तो कुछ बचा नहीं, नहीं नहीं बचा। 2 2 चला गया, 2 2 ज़ा 4 4 पाई पाई चला गया, और कुछ बच गया नहीं, बच गया। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू 10⁻⁻5। अब हर ये टेस्ला आ गया। अब हड़बड़ा करके क्या करना ना, √3 मार देना। अरे नहीं, एक के वजह से निकला है, तीनों की वजह से निकालना है, तीनों की वजह से सेम डायरेक्शन में है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बी नेट जो हो जाएगा वो 3b0 हो जाएगा, विच इज 3 √3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। आंसर 3 √3 होना चाहिए, √3 नहीं होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में √3 भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आप पर डिपेंड करता है, यू वांट +4 और -5। ऑप्शन 3 √3, ऑप्शन नंबर 3, 3 √3 3 ऑप्शन मेरा करेक्ट है। एक बार और मैच कर ले, 3 √3 3। बार बार हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप समझिए, 2-3 सेकंड अगर एक्स्ट्रा लग जाता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहनत जाया नहीं जाना चाहिए, मेहनत वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सेमीकंडक्टर का सवाल है, लॉजिक गेट का सवाल है। बढ़िया, ठीक है। ये क्या दे रखा है, देखिए एक सर्किट लॉजिक गेट दे रखा है, सर्किट बना करके, और इनपुट दे रखा है n और m, इनपुट का वैल्यूज दे रखा है और आउटपुट का वैल्यू पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इसी फॉर्मेट में इनपुट है और आउटपुट अपने को निकालना है। बहुत बेसिक है, ट्रुथ टेबल बनाना है अपने को। सबसे पहले ये समझे कि ये कौन सा गेट है, ये और, ये पता होना चाहिए। ये है एंड, उसके आगे नॉट, तो ये होता है नैंड। नैंड कहने का मतलब एंड का बार या एंड का उल्टा, जो एंड का आउटपुट आएगा उसका उल्टा। बढ़िया, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं n को 0, m को 0। अगर n को 0 पुट कर लें तो यहाँ पूरा आ गया 0, क्योंकि रिवायर सेम है, यहाँ आ जाएगा 0, और m भी है 0 तो ये आ जाएगा 0। तो 0 0 यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 0, एंड क्या करेगा 0 और नॉट क्या करेगा 1, तो 0 0 क्या हो गया 1 हो गया, 0 0 क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अगला जाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ये तो पता है ना कि ये और में क्या होता है, और में 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। एंड में क्या होता है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ये पता होना चाहिए ना। नैंड में क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। ये पूरा नैंड के लिए ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, एंड का उल्टा हो जाएगा। बढ़िया, फिर से कर लेते हैं 0 1 करके। ये है 0 तो ये हो गया 0, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 0 1, तो क्या होता है और में 1, तो 0 1, तो 0 0 का नॉट 1। फिर से हटा दो इसको, हड़बड़ाना नहीं भाई, कुछ नंबर दे रहा है अपने को, अपनी रैंक बढ़ाएगा। ये 1 1 1, तो ये हो गया 1, यहाँ जाएगा 1, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 का नॉट 0। ठीक है, अब 1 0 चेक कर लेते हैं। 1 तो 1 0, इसको हटा देते हैं, ऊपर में 1 ही है। 1 1 0 1 0 ना, तो 1 तो 1, ये है 0 1 0, तो 1 1 1 1 1 का नॉट 0। बढ़िया से चेक करना आराम से एकदम। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एक ही ऑप्शन में है 1 1 0 0, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है। बेसिक ट्रुथ टेबल है, सब लोग इसको तो कम से कम बना ही सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन रहता है। और एंड नैंड जोर नॉर ये सबको पता होता है। चलिए चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का विस्कोसिटी वाला पार्ट है, विस्कस फ्लूइड का है। क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। बोला स्मॉल मेटेलिक स्फीयर है, डायमीटर दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, उसको ग्लिसरीन में डाल दिया गया, छोड़ दिया गया, तो वो ग्लिसरीन का डेंसिटी विस्कोसिटी दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है। टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। किसमें पूछ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी, अच्छा सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब क्या है कि टर्मिनल वेलोसिटी का पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए कि सारे को हम लोग यूनिट्स जो है वो एसआई में रखेंगे, ताकि हम जो टर्मिनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है फिर उसको हम सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। आइए इसको डायमीटर की बात करते हैं, तो डायमीटर है 2 mm। दिस इंप्लाइज रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2 मतलब 1 mm। दिस इंप्लाइज रेडियस इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। डेंसिटी की बात करें, ये दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब अगर भूल जाओ तो क्या बोलो, तो मतलब ध्यान में नहीं है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, हड़बड़ाना नहीं। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg, 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻², 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻6
मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10³ kg पर मीटर क्यूब। कन्वर्ट कर लेते हैं, डेंसिटी जो है वो है 10.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ना भी करते तो हो जाता, लेकिन चल रहा है। ये पॉइस जो है वो सीजीएस यूनिट है, हमको क्या लिखना है, पॉइजली। 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइस, तो 10 पॉइस इज इक्वल टू 1 पॉइजली। शायद स्पेलिंग गलत हो लेकिन चलेगा, ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है, ये ऐसा यूनिट हो, ठीक है। फिर ये सिग्मा क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻, माइनस क्यों कर रहे हैं, 3 होगा ना, +3 होगा, +3 है ना, +3 kg पर मीटर क्यूब। सही। हमको टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं, छोटा सा। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, 2/9 फेंक के मारा ईटा r²g सिग्मा माइनस रो। जो बड़ा है उसके एतबार से घटा देंगे, टर्मिनल वेलोसिटी निकल जाएगा अपने को, ठीक है। तो 2, अब लिखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 2/9 ईटा क्या है 1 है, ईटा क्या है 1। उसके बाद r² का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6, g हो गया 10, 2/9 ईटा r²g सिग्मा माइनस रो। सिग्मा कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ माइनस रो 10.5 इंटू 10⁻³। अब बढ़िया से बनाएंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। 2/9 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻³ इंटू अच्छा, रो माइनस सिग्मा करना था, कोई बात नहीं, रो माइनस सिग्मा कर लेते हैं, रो माइनस सिग्मा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10.5 मैग्नीट्यूड ले ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये रो माइनस सिग्मा कर लेना, ये हो जाएगा 10.5 माइनस 1.5 9, ओ 9 कट गया, और ये -5 है, -6 10 -5, मतलब ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं इसको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन में देख ले कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है, 2 में है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। कितना आसान था, ये वाला फॉर्मूला से बहुत सवाल आता है, इसलिए इसको एकदम बढ़िया से याद रख लेना, ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा वो सिर्फ में साइन चेंज कर देगा और कुछ नहीं, आप चाहो तो प्रूफ करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, रीड कीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 18 रीड कर लिया। बोल रहा है कि बॉटम में एक बबल है स्विमिंग पूल के, स्विमिंग पूल है 5 मीटर हाइट का, बॉटम में एक बबल है जो राइज कर रहा है ऊपर, ऊपर राइज करके एकदम टॉप मोस्ट पर बस अब फूटने वाला है। बॉटम का जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 17 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम दिया हुआ है बबल का 2.9 सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर का टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। जब बबल ऊपर आएगा तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी ये पूछ रहा है। बढ़िया, जी की वैल्यू दे रखी है, डेंसिटी दे रखा है, P0 दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, 1 atm की वैल्यू दे रखा है। करना क्या होगा, देखिए यहां सरफेस टेंशन नहीं दे रखा है, इसलिए यहां पर P2 माइनस P1 2s/r करके दिमाग नहीं लगाएंगे, यहां सिंपल केटीजी का सवाल है। केटीजी का सवाल, वो भी ना प्रेशर कांस्टेंट, ना वॉल्यूम कांस्टेंट, ना टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट, बबल के अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, मतलब n कांस्टेंट है, मतलब अपने को क्या लगाना है P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, मतलब अपने को P1 V1 T1 और P2 V2 T2 ये दो स्थान पर, ये दो प्लेसेस पर निकालना है। पहला प्लेस 1, यहाँ V1 T1, यहाँ P1 निकालना है। क्या निकालना है सरकार, P1 निकालना है। P1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स। P0 कितना 10⁻5, 10⁻5, रो 10⁻3, G 10, H 5, प्लस करना है प्लस, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻5 पास्कल, ये 0.5 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, सही। ये P1 हो गया, ये क्या हो गया मेरा P1। लेकिन याद रखना है P1 V1 T1 और P2 V2 T2 में अपने को टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखना है। 273 प्लस 17 290 केल्विन, ये कितना हो गया, ये हो गया 300 केल्विन। यहां तीनों चीज निकल गया है, P1V V1V T1V, अंदर का नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, अंदर का नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है।
यहाँ पर T2 पता है, यहाँ पर P2 की बात करें तो P2 P0 के बराबर होगा, वो 10 पे पावर 5 ATM के बराबर, 10 पावर 5 पास्कल, सॉरी 10 पावर 5 पास्कल 1 ATM के बराबर होगा, क्योंकि टॉपमोस्ट पॉइंट पर आ गया। ठीक है, अब क्या लगाना है, वही V2 निकालना है। बाकी तीन वेरिएबल, एक वेरिएबल पता है, दोनों नहीं, दोनों नहीं, एक वेरिएबल नहीं पता, ये दोनों पता है, ये तीनों पता है। तो हम लिखेंगे P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। कहां से आया, ये आया PV इज इक्वल टू NRT से। R तो कांस्टेंट ही है, T नीचे आएगा, तो PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। P1 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 1.5 इंटू 10 पे पावर 5 V1 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 2.9 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखो वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वॉल्यूम डिमांड कर रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब में डिमांड कर रहा है। बाकी सारे को सेम यूनिट में पुट करेंगे ताकि कट जाए। बाई T1 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 290। बस ये एक चीज लिख लो कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, SI केल्विन। P2 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 10 पर 5 V2 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 वही तो निकालना है भाई। T2 300। अब कैलकुलेशन में गलती ना कर देना, 5 5 1 0 1 0। ठीक है, 30 को उधर ले जाते हैं तो 1.5 इंटू 3 इंटू 29 बाई 29 इज इक्वल टू V2। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपके लिए सिर्फ हमने इतना एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया है। ये हो गया 1.5, इसके 0 को 2.9 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो V2 का मान 15 या 45 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन चेक कर ले कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा करेक्ट। कितना आसान था, सिंपल KTG का सवाल। नंबर ऑफ मोल्स अंदर में कांस्टेंट होगा, P1 V1 T1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, रीड कीजिए। ब्रूस्टर एंगल और क्या नाम है, पोलराइजेशन का सवाल है। बोल रहा है व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑन अ ग्लास प्लेट। डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारा ग्लास प्लेट है, इस पर कौन जा रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट जा रहा है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, परपेंडिकुलर बना देते हैं, नॉर्मल बना देते हैं। दो काम होगा इसका, एक रिफ्लेक्टेड रे चला जाएगा और एक रिफ्रैक्टेड रे चला जाएगा। ये सीधा नहीं चला गया ना, सीधा ना हो जाए। आपको समझ में आएगा, दोनों एंगल सेम नहीं है, हम बेसिकली ब्रूस्टर एंगल को ख्याल में रखते हुए बना रहे हैं। चलो ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, बढ़िया। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल है 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर एंगल। बोल रहा है कि when unpolarized light falls at a particular angle I, तो ग्लास स्लैब प्लेस्ड इन एयर, यहाँ एयर है और यहाँ क्या है, ग्लास है। ये क्या है, ग्लास। इट्स ऑब्जर्व दैट द रिफ्लेक्टेड बीम इज लीनियरली पोलराइज्ड। अगर रिफ्लेक्टेड बीम लीनियरली पोलराइज्ड है, ये वाला अगर रिफ्लेक्टेड लीनियरली पोलराइज्ड है, रिफ्लेक्टेड इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे से ये दोनों एंगल, उन दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ब्रूस्टर एंगल का सवाल। ठीक है, बढ़िया। आइए, कुछ डेटा भी दिया हुआ, उसको यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, हमको निकालना क्या है पहले ये तो देख लें। निकालना क्या है, बोल रहा है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बीम विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। आर बोल रहा है, कैपिटल आर बोल रहा है अपने को निकालने के लिए। आइए देखते हैं क्या कैसे किया जाएगा। आर निकालना है, कुछ दिया हुआ नहीं, सिर्फ ये सब चीजें दी हुई है। तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू आर। रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस I इज इक्वल टू आर। पहला ये चीज मिल गया। दूसरा, अगर हम इसको म्यू एयर है और इसको म्यू ग्लास है, तो क्या लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं म्यू एयर साइन I इज इक्वल टू म्यू ग्लास साइन R। म्यू एयर साइन I इज इक्वल टू म्यू ग्लास साइन R। म्यू एयर कितना है, 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू जी 1.52 साइन R। अब R का मजा देखिए क्या है,
स्मॉल आर प्लस 90 प्लस आर, ये वाला 180 डिग्री है, तो लिख सकते हैं स्मॉल आर प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और स्मॉल आर आई के बराबर है। इट मीन्स आर इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस आई। आर का वैल्यू है 190 माइनस आई, मतलब आर की जगह हम पुट कर सकते हैं 1.52 इंटू साइन 90 माइनस आई, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो 1.52 कॉस थीटा कॉस आई, और यहाँ है साइन आई। अच्छा, इसीलिए tan 1.52 दिया हुआ है, मतलब tan आई इज इक्वल टू 1.52, जो कि दे रखा है 57.7 डिग्री, 57.7 डिग्री। यहाँ से मेरा आई का वैल्यू आ गया। I इज इक्वल टू लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू 57.7 डिग्री। ठीक है, I 57.7 मतलब R भी 57.7, R की वैल्यू भी आ गई 57.7। अब तो निकल गया R प्लस 90 प्लस R प्लस 90 प्लस R इज इक्वल टू 180। R की वैल्यू 57, 90 चला जाएगा 90, तो R इज इक्वल टू 90 माइनस R इक्वल टू 90 माइनस 57, विच इज 90 माइनस 57.7 था ना, 0.7, 32.3 डिग्री। जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 1 7 2 9 1 10, 5 6 7 8 1 9, सही है 32.3 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ पता होना चाहिए था कि जब पोलराइज्ड हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, तो उस केस में एंगल जो बनेगा रिफ्रैक्टेड रे से वो कितना बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा, पृष्ठ एंगल जो होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है, टीआईआर का सवाल है। क्या कह रहा है, एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री, लाइट रेज इधर से आती हैं, आने दो, और इधर से टीआईआर करके आ जाएगी। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मान ले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये टकरा करके ऐसे करके चला जाए तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। हम क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, उसको आपको समझा देंगे कैसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। दोनों सरफेस बना लेते हैं S1 और S2। ऐसा ही इससे मतलब जो एंगल होना चाहिए यहां पर एंगल, वो C से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी मेरा TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब लाइट रे टकराने के बाद अंदर चली जाएंगी, बाहर नहीं जाएंगी। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कोटिंग जो सरफेस है इस सब, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू पूछ रहा है, साइन 15 साइन 25 दिया हुआ है। चलिए जानते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का लॉजिक लगता है और ज्योमेट्री लगता है बेसिक सा। क्लास 10th का लॉजिक, घोंघा लॉ, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ किस पर लगाएंगे, सबसे पहले सरफेस 2 पर लगाएंगे। सरफेस 2 पर लगाएंगे तो म्यू प्रिज्म इंटू साइन सी, आप जानते हैं म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, तो म्यू 1 साइन सी इज इक्वल टू म्यू 2 2 म्यू सी साइन आर 90 डिग्री। मतलब साइन सी प्रिज्म का मान लेते हैं √3 दिया हुआ है, साइन सी म्यू सी दिया हुआ 1.5, साइन 90 विच इज 1, पॉइंट हटाया बाई 10, 5 दिया 15, 5 दूना 10, √3 ने इसको मार दिया √3 टाइम, साइन सी इज इक्वल टू √3/2, दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सी क्या हो गया, 60 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल आया, मतलब अगर हमको यहां से TIR कराना है तो सी को बड़ा होना पड़ेगा 60 डिग्री से। ये अपने दिमाग की बत्ती जल गई क्योंकि खाया मेंटोस। अब आ गए सरफेस 1 पर। सरफेस 1 पर देखा जाए तो हम, क्योंकि मेरे को आई निकालना है ना आई निकालना है। ओ एक और चीज हम जानते हैं वैसे, लेकिन लिख लेते पहले। ये हो गया 60 डिग्री, निकाल ही लेते ना। हम जानते हैं R प्लस सी इज इक्वल टू ए, R1 प्लस आई विच इज R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A माइनस सी। ए कितना है 75, एंगल ऑफ प्रिज्म, माइनस सी 60 डिग्री, तो R की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। अब यूज करेंगे C पर, सरफेस 1 पर
घोंघा लॉ, म्यू 1 म्यू एयर साइन आई इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म साइन आर। अब बढ़िया से निकलेगा, म्यू एयर है 1, साइन आई साइन आई साइन आई, वही तो निकालना है। म्यू प्रिज्म √3 साइन आर साइन 15 डिग्री। सर मालूम नहीं 15 डिग्री का वैल्यू, इसलिए तो दे दिया 0.25। मतलब ये हो गया 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, मतलब 25/100 1/4। इसको करेंगे तो 4 चौके 16, 17 13, 4 तिया 12, 0.43। और पता भी था कि ये दिया हुआ तो उसी लिए दिया हुआ होगा। तो साइन आई, अरे आई का मान आ गया 25 डिग्री। जल्दी से मार देते हैं। नहीं 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 रुको, ये तो आया क्रिटिकल एंगल के लिए। ये किसके लिए आया? क्रिटिकल एंगल के लिए। क्रिटिकल एंगल को 60 से ज्यादा होना है। अगर क्रिटिकल एंगल 60 से ज्यादा होगा तो आर 15 से कम होगा। आर क्या होगा? 15 से कम होगा। अगर ये 15 से कम होगा तो ये वैल्यू और छोटी आएगी। साइन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है फ्रॉम 0 से π/2। तो अगर आर की वैल्यू 15 से है ना, सी का वैल्यू अगर 60 से कम हो, 60 से ज्यादा होगा तो आर का वैल्यू 15 से कम होगा। सी का वैल्यू 60 से ज्यादा तो आर का वैल्यू 15 से कम। 15 से कम मतलब ये वाली वैल्यू 0.43 से छोटी आएगी। मतलब आई की वैल्यू 25 डिग्री से छोटी होगी। मतलब आई लेस देन 25 डिग्री में हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इक्वल टू 25 डिग्री पे हमको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल मिलेगा, जिस एंगल पर लाइट रे गेज करती हुई चली जाएंगी सरफेस को। ऑप्शन चेक कर रहे हैं। पहला ऑप्शन लेस देन 15 डिग्री एकदम हो सकता है। 25 डिग्री से कम तो 15 डिग्री से कम भी हुआ ना, मतलब रेंज में तो आ रहा है ना। 15 डिग्री, हाँ 15 डिग्री पे भी होगा। लेस देन 25 डिग्री मतलब 0 से लेकर के कितना डिग्री? 0 से लेकर के 25 डिग्री तक। बिटवीन 15 एंड 20, हाँ ग्रेटर देन 25 ना। मतलब यहां क्या हो गया ना कि 3 ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। कौन कौन? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है। हमको लगता है कि बेचारे कुछ मिस्टेक कर दिए हैं। वो शायद देना चाहते होंगे कि ग्रेटर देन 40 लेस देन 25 करके इसको अलग करना चाहते होंगे, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। लेकिन ये तीनों ऑप्शन करेक्ट था। किसी ने अगर एक भी मार दिया था तो उसको नंबर मिल गया था, कोई नहीं। ठीक है, अब ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव खत्म। अब देखते हैं इंटीजर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है। 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर आपको कह रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज सेम है। फोकल लेंथ कह रहा है निकालने के लिए। ये कन्वेक्स लेंस होगा, कनकेव लेंस नहीं होगा। कनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। कन्वेक्स लेंस में इमेज वर्चुअल भी बनती है और रियल भी बनती है। तो एक बार वर्चुअल केस होगा, एक बार रियल केस होगा। बढ़िया, तभी आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम होगा। तो क्या करें क्या करें क्या करें, दिमाग लगाते हैं। हम मान लेते हैं मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो अगर अब इसके वजह से हमको ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस मिल गया V1 और यहां से इमेज डिस्टेंस मिल गया V2, ठीक है। तो एक प्लस V1 होगा और एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। क्यों? क्योंकि एक बनेगा रियल और एक बनेगा वर्चुअल। रियल बनेगा तो पॉजिटिव और वर्चुअल बनेगा तो नेगेटिव। लेफ्ट साइड में ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये सारी चीजें पता है आपको। तो मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम है, ये लिखा है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज सेम है। साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है अब इक्वल, हाँ दोनों सेम। तो HI/HO जो है मेरा 1 के बराबर है। मतलब दोनों केसेस में हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन V/U इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे? V1/U1 इज इक्वल टू V2/U2। ठीक है, सबको साइन के साथ पुट करेंगे। V1 मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, किसी भी एक को पॉजिटिव पकड़ लेते हैं। वैसे हमको पता है कि ये वाला नेगेटिव होना चाहिए और ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, बट ठीक है चलेगा। हम लिख दे रहे हैं V1 लिख दे रहे हैं -V1/U1 -8 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई U2 इज -24। क्यों अलग अलग बोले? एक बार रियल बनेगा और एक बार वर्चुअल बनेगा, तभी दोनों का साइज जो है वो सेम होगा। माइनस माइनस कट गया, 8 तिया 24, V2 की मान आ गई -3 V1। अपने को निकालना फोकल लेंथ। अब दोनों के लिए अगर हम लिखें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो इसके लिए भी वही चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u और सारी चीजें पुट करें तो यहां लिखेंगे 1/v1 माइनस
1 बाई यू विच इज 1 बाई -8 इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे 1 बाई V2 माइनस 1 बाई U2 -24, तो हो जाएगा 1 बाई V1 माइनस 1 बाई V2 इज इक्वल टू 1 बाई 24 माइनस 1 बाई 8। ठीक है, यहां V1 V2 को साइन के साथ क्यों नहीं पुट किए? यहां V1 V2 को साइन के साथ जब पुट कर चुके हैं, इसलिए हम यहां V1 V2 को साइन के साथ पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यूज फिर दोबारा डालेंगे हम लोग, तो 2 बार साइन हो जाएगा, तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। इसलिए 1 बाई V1 माइनस 1 बाई V2, V2 की जगह पुट कर देते हैं -3V1, -3V1 मतलब ये हो जाएगा क्या, प्लस 1 बाई 3V1 इज इक्वल टू 8 तिया 24 माइनस 2 बाई 24। अब ये कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4V1 बाई 3 इज इक्वल, नहीं, हाँ, 4 बाई 3V1 इज इक्वल टू -2 बाई 24। 24 का मतलब हो गया 3 8 24, 2 दूनी 4, V1 का मान हो गया -16 सेंटीमीटर। जैसे ही V1 -16 सेंटीमीटर, हमको पता था कि V1 नेगेटिव आना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक क्या होना चाहिए, ये ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट, और अगला क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, मतलब V2 क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब चाहो तो पुट कर लो, ये देखो पुट करोगे V1 को तो 16 3 48, V2 का मान आ जाएगा +48 सेंटीमीटर। तो राइट साइड में रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, और लेफ्ट साइड में वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, V1 आ गया -16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। अब इसको हम कहाँ पुट कर दे, यहाँ पुट कर देते हैं। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई V1 प्लस 1 बाई U1, ये U2 किस इसमें ही पुट करेंगे ना, अगर V2 पुट करना है तो इसे पुट करेंगे, इसे पुट कर लेते हैं, अपने आप नेगेटिव आ चुका है, साइन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम साइन पुट कर चुके हैं। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई V1, 1 बाई -16 माइनस 1 बाई U1, 1 बाई U1 इज -8 विच इज 1 बाई 16 माइनस साइन के साथ प्लस 1 बाई 8, तो ये 2 -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 16, 1 बाई एफ मीन्स एफ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, जो आप मारिएगा तो आपको मिलेगा +4। कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ये करना था, और अपने को V1 V2 भी निकल गया, और पता है, दिख भी रहा है कि V1 जो है वो नेगेटिव आया है और V2 जो है वो पॉजिटिव आया है, एक बार रियल और एक बार वर्चुअल इमेज बना है। क्वेश्चन नंबर 22 फिजन का सवाल है, पढ़ लीजिए। यूरेनियम 235 दिया हुआ है, इसमें एवरेज एनर्जी पर फिजन है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 47 ग्राम अगर प्योर यूरेनियम फिजन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है इतनी। एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और बोल रहा है अल्फा की वैल्यू कितनी हो। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज हमको जो पता होना चाहिए कि यूरेनियम 92 235 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो होता है 235 ग्राम पर मोल। ये मालूम होना चाहिए। अपने को दिया कितना है, 47 ग्राम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास 47 और मोलर मास 235, जब डिवाइड दीजिएगा तो ये कट जाएगा, n बराबर 1/5 आ जाएगा। देखिए 47 को 5 से 5 35 के 5 हाथ में 3, 5 को 20 3 23 235, तो 1/5 ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है, तो कितना नंबर ऑफ यूरेनियम होगा वो कैसे पता चलेगा? तो नंबर ऑफ यूरेनियम 92 235 न्यूक्लियस इज कितना है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/5, एवोगाड्रो कांस्टेंट कितना है 6 × 10⁻23। अब एक से निकल रहा है, एक के फिजन से निकल रहा है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना है, इतने के फिजन से कितना निकलेगा, इतना गुना इतना, मतलब टोटल एनर्जी रिलीज, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/5 × 6 × 190 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेम है, सिर्फ क्या निकालना है, ये वाला मतलब ये वाला। 5 से काट दे, 5 तिया 15, 16 17 18 19, 5 8 40, मतलब अल्फा का वैल्यू जो होना चाहिए, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 6 × 38, 6 8 48 के 8 हाथ में 4, 6 तिया 18 19 20 21 22, 228 आना चाहिए अल्फा की वैल्यू। कितना आसान था।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है, रीड कर लो आप आराम से, रिक्लाइन तो रीड करना है। साउंड दिया हुआ है अल्फा डिग्री सेल्सियस पर और साउंड दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर। बोल रहा है अल्फा डिग्री सेल्सियस का स्पीड साउंड का दुगना है 0 डिग्री सेल्सियस के। तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। बढ़िया, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा डिग्री सेल्सियस या अल्फा डिग्री केल्विन या अल्फा केल्विन, केल्विन के पास तो डिग्री ही नहीं है, लेकिन अल्फा के पास डिग्री, ये सेल्सियस के पास डिग्री है। तो अल्फा डिग्री सेल्सियस या अल्फा केल्विन ये नहीं पूछ रहा है, सिर्फ अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा कितना है। ठीक है, बढ़िया। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो अंडर रूट गामा आर टी बाई एम होता है। न्यूटन लैप्लैक्स करेक्शन से ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड होता है, जो साउंड वेव में हम लोग पढ़ करके आए हैं। याद रखना है कि टेम्परेचर को हमेशा जिसके पास डिग्री नहीं उसी में पुट करना है, केल्विन। किसे पुट करना है? केल्विन। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट गामा आर, अगर ये अल्फा डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर हो जाएगा अल्फा प्लस 273 केल्विन। तो ये हो जाएगा गामा आर अल्फा प्लस 273 केल्विन गामा आर टी बाई एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट गामा आर टी 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 प्लस 273 केल्विन मतलब 273 बाई एम। Squaring both sides, you will get gamma r alpha plus 273 by m is equal to 4 multiplied by gamma r 273 by m, gamma r m एक दूसरे को मार दिया, अल्फा हो गया 3 इंटू 273, अल्फा हो गया 3 इंटू 273, सब कुछ कट गया, सिर्फ अल्फा की वैल्यू आएगी, कोई यूनिट वगैरह नहीं। 3 तिहाई 9, 7 21 के एक हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 2 8। फिर से देख लो, 3 तिहाई 9, 7 21 के एक हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 2 8, 819 आंसर हो जाएगा। फिर उसको सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करने मत रख जाना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, यहां सिर्फ अल्फा की वैल्यू आई है। ठीक है, कोई सेल्सियस कोई केल्विन नहीं। ठीक है, 819 अल्फा। चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, रीड कीजिए आराम से, हमने आपके लिए डायग्राम बना दिया है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन का सवाल है और कैविटी प्रॉब्लम का सवाल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, इसमें इसकी पूरे की मास m है, पूरे की मास क्या है m, रेडियस r। रिमेनिंग जो, जब ये दोनों को निकाल लिया जाता है, स्कूप आउट कर लिया जाता है, तो रिमेनिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो ये होती है, x की वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। अब ध्यान में रखिए, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस एक्सिस के अबाउट है, डायमीटर के अबाउट नहीं है। अगर डायमीटर के अबाउट होता तो वो बोल देता, उसको लिखना चाहिए था परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेकिन शायद परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिखा, एक्सिस ए लिखा है बट दिख रहा है कि हाँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। बढ़िया, अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जो आई रिमेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, आई रिमेनिंग इज इक्वल टू आई फुल पूरा भरने के बाद माइनस आई कैविटी, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैविटी का है। याद रखना ये तीनों का एक्सिस सेम होना चाहिए, एक्सिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक्सिस का मत देना। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, फुल का निकाल लेते हैं। आई फुल क्या होगा, आई फुल का ये निकाल ले क्या, आई फुल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, बड़ा सिंपल। ठीक है, अब देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा इसके अबाउट, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा इसके अबाउट। कैसे, इसका भी मास सेम है क्योंकि ये r/4 रेडियस का है, यूनिफॉर्म डिस्क है, तो इसका भी मास सेम है। इसका सेंटर भी 3r/4 दूरी पर है, इसका सेंटर भी 3r/4 दूरी पर है। तो एक कैविटी की वजह से निकाल लेते हैं, I1 किसके वजह से, कैविटी 1 के वजह से, और उसको दुगना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैविटी आ जाएगा मेरा। I1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा I कॉम प्लस एम डी स्क्वायर। ये क्या कर रहे हैं, अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। डी पता है, एम नहीं पता सर, तो कोई बात नहीं, एम निकाल लेते हैं। एम क्या हो जाएगा बाबू, एम बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर बाई 16। कैसे 16 आ गया, r/4 का स्क्वायर, आर स्क्वायर पाई पाई, एम की वैल्यू आ गई m बाई 16, इसका मास है m बाई 16, और कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आई कॉम मतलब एम आर, ठीक है, r' स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर, वैल्यू अच्छे से पुट करेंगे। m की वैल्यू m बाई 16,
इंटू टू, आर डैश कितना है आर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 16 प्लस एम डी स्क्वायर, डी का है 3r/4 मतलब 9r² बाई 16। ठीक है, बढ़िया। ये I1 आ गया। अभी कोई हम कैलकुलेट वैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रख रहे हैं। इसको क्या करना होगा? अच्छा ठीक है, करना होगा, लेकिन क्या करना होगा? आई कैविटी निकालना होगा। आई कैविटी 2I1 हो जाएगा। इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया कैविटी का, जो निकाला है आपने, तो अब इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो 2I1 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो m/16 256 r² प्लस 9 नहीं 9 2 18 mr²/16। ये नहीं काटा, इसलिए नहीं काटा कि 16 कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? कैविटी का। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। मतलब आई जो रिमेनिंग है वो हो जाएगा आई फुल विच इज mr²/2। अच्छा, यहाँ पर तुमने m की जगह m/4 नहीं, स्मॉल m की जगह m/16 पुट करोगे, या स्मॉल m की जगह m/16 पुट करोगे तो ये कैपिटल M/16 हो जाएगा ना। बाकी तो और कुछ चाहिए नहीं, नहीं और कहाँ चाहिए। mr², एक मिनट कर लेते हैं, md², खाली d का स्क्वायर क्या है 9r²/16, यहाँ 16 होना चाहिए था, तभी हम सोच रहे थे लगा कहीं नहीं यार। तो 18 1 19 19 mr²/256। अब आ गया नीचे में ना 256, या 19 है भाई, गलती नहीं होना चाहिए। mr²/2 माइनस 19 mr²/256। आराम से गड़बड़ाएंगे नहीं। 16 16 यहाँ 6 2 है, तो मतलब 16 गुना 8, 8 6 48 के 8, हाथ मिला 4, 8 का 4 12, 128। 128 गुना 2 256, तो 128 माइनस 19, ए भाई माइनस 19 mr²/256। पूछ क्या रहा था रे? mr²/256, mr²/256 ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। x मतलब x इज इक्वल टू 128 माइनस 19 मतलब 109। 9 9 18 के 8, हाथ में 1 1 1 2 1 109। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 109। कैलकुलेशन गलती ना कर देना। कैविटी प्रॉब्लम में होता क्या ना, कैलकुलेशन एरर हो जाता है। आराम से बनाना, सब्र से, देखे जाएगा 4। यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है, रीड करो। अ बॉल ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी ρ ड्रॉप्ड थ्रू अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड विस्कोसिटी ईटा अटेन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी एट टाइम t गिवन बाय। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, ये t दिया हुआ है, टाइम t लिखा है ना, तो इसलिए t का इक्वेशन दिया हुआ है। a रो पे पावर a कांस्टेंट है, कोई यूनिटलेस कांस्टेंट है, a b c d इंटीजर है, ऐसा दिया हुआ है। अपने क्या निकालना? b + c / a + d। बड़ा आसान सा है, बस हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। ईटा देख लेते हैं, ईटा का यूनिट निकाले पहले। तो एक लॉ याद होगा, ये स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ से हम ईटा निकाल लेंगे आराम से। अगर याद नहीं है तो याद है तो बड़ी अच्छी बात, याद नहीं है तब निकाल लेंगे। 6 पाई का कोई यूनिट नहीं, फोर्स का यूनिट होता है mlt-2 इज इक्वल टू ईटा, आर का यूनिट है एल और वी है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टी कर देते हैं। तो एल ने एल को मार दिया, ईटा की वैल्यू आ गई ml-1 t-1, ये ईटा की यूनिट आ गई। और क्या चाहिए? यूनिट डेंसिटी की। डेंसिटी की इसमें लिख लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी आ गया, ये सिग्मा का भी आ गया। ठीक है, ईटा आर, आर का यूनिट क्या हो जाएगा? एल के बराबर हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। टी, टी का यूनिट क्या हो जाएगा? टाइम के बराबर हो जाएगा। अब सब लिखते हैं, एक को खत्म करते हैं, सिर्फ डायमेंशंस लिखते हैं उसका। अगर डायमेंशंस लिखें तो टी का हो जाएगा टी विच इज m0 l0 t1 इज इक्वल टू ईटा, नहीं ईटा नहीं, रो, रो है मतलब रो ma(l-3a) आर, आर कितना है? आर है एल, एल बी, पावर बी है ना, ईटा, ईटा कितना है? m c l-c t-c,
देख लो हम हड़बड़ा नहीं रहे, वैसे आप भी हड़बड़ाइएगा नहीं। सिग्मा, सिग्मा कितना है, एम एल मतलब एम डी एल माइनस 3D। एकदम पैनिक नहीं होना। एम 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 3 जगह आया, तो एम पे पावर ए प्लस सी प्लस डी, सही, इंटू एल। एल पर कितना है, 1 2 3 4 जगह आया, अच्छा, -3a प्लस बी माइनस सी माइनस 3D एम एल टी 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 एक ही जगह है, माइनस सी, ये हो गया, और यहां हो गया m0 l0 t -1। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लेना है, t पे पावर -c, t पे पावर -1, मतलब -c इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1। पहला तो ये आ गया मेरा कि c का वैल्यू क्या है, 1 है, a b c d की वैल्यू चाहिए, बहुत बढ़िया। a प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, c का वैल्यू 1, तो a प्लस डी इज इक्वल टू -1, a प्लस डी इज इक्वल टू -1। अच्छा, नीचे का आ गया मेरा, ये आ गया मेरा -1। अच्छा बढ़िया, इसको देख लेते हैं, -3a प्लस बी माइनस सी माइनस 3D इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें, -3, तो -3 इंटू ए माइनस नहीं ए प्लस डी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ए प्लस डी क्या है, -1, ए प्लस डी क्या है, -1, तो मतलब ये हो जाएगा +3 प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ऊपर में बी प्लस सी ढूंढ रहा है, प्लस सी नहीं है, माइनस सी है ना, अच्छा कोई बात नहीं। तो यहां से क्या आ गया, b माइनस सी, अच्छा c बराबर 1 तो है, c बराबर 1 पुट कर देते हैं, c बराबर 1, तो b इज इक्वल टू -2, b का मान क्या आ गया, -2। चलो a प्लस डी है -1, अच्छे से करेंगे, a प्लस डी क्या है, -1, b क्या है, b क्या है, -2, और c क्या है, c क्या है, c क्या है, 1 +1, -2 + 1 -1 बाई -1, आंसर क्या आ गया, 1। हाँ, इतना सिंपल। सिर्फ करना क्या था, धीरे धीरे अप्रोच करना था, और ये यूनिट्स को कंपैरिजन, पावर को कंपैरिजन कर लेना था। राइट साइड का यूनिट लिख लेना, लेफ्ट साइड का यूनिट लिख लेना, और कंपैरिजन कर लेना। ये था लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोगों ने 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। अब आराम से आप लोग बैठ करके इसको देखिए, 1 मल्टीप्लायर में देख लीजिए, फिर 2 मल्टीप्लायर में देख लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो करते रहिए। इसके आगे 4 सीरीज और आनी है, 4 लेक्चर और आना है, वो चारों लेक्चर भी हम लोग लेकर के आएंगे। तो पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।